दोस्तों, हमें पाकिस्तान से आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज ऑफ धीरू भाई अंबानी, भाई टाइकून्स ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, इनका नाम मैंने सुना है। उनके बारे में देखते हैं क्या है, तो प्ले करें। आता है टाइकून्स ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ? वो ब्रिलियंस जिन्होंने बनाए कई बिलियंस। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। छठा एपिसोड। आज बात करूंगा बादशाह की नहीं, बादशाह तो राजा होता है। आज बात करूंगा शहंशाह की, जो राजाओं का राजा होता है। आज बिजनेस के शहंशाह धीरू भाई अंबानी, जिनकी सोच, जिनकी फिलॉसफी बड़ी जबरदस्त थी कि भाई बड़ा सोचो, तेज सोचो और बहुत दूर की सोचो। तीन बातें बोलते थे हमेशा। क्या? बड़ा सोचो, बहुत तेज जल्दी से बड़ा सोचो और बहुत दूर तक इतना बड़ा सोचो। और ये क्या कहते थे? आइडिया किसी की बकौती नहीं है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। आइडिया इज नोबडीज मोनोपोली। आइडिया सब लोग आइडिया पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी सोच ने इस शहंशाह का एक साम्राज्य तैयार किया जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्री। आज इनकी 8 स्ट्रैटेजी दूंगा मैं, एक के बाद एक 8 पावरफुल, ऐसी कि ढक्कन खोल देगी। इनका नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। धीरज लाल को प्यार से, हीराचंद अंबानी को धीरू प्यार से बोलते थे, इसलिए धीरू भाई इनका नाम पड़ गया। रिलायंस, रिलायंस इनकी कंपनी का नाम, जिसका अर्थ है विश्वसनीयता, जिस पे विश्वास किया जा सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में विश्वास करते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति सरदार पटेल के बहुत बड़े फैन थे। जब जिस समय थे वैसे कमजोर परिस्थिति से, जो उनके पिता थे टीचर थे, परिवार बड़ा था, सैलरी कम थी पिता की, 5 भाई बहन जिसमें तीसरे नंबर पे आते थे। फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, शुरुआत से ही बिजनेस में तेल भजिया बेचने में लग गए थे। लेकिन साथ साथ इनके अंदर भारत को आगे बढ़ाने की जो भावना थी वो तब पता चली जब 1947 में भारत आजाद हुआ। जूनागढ़ अभी भारत से नहीं जुड़ा था। 15 अगस्त को जूनागढ़ भारत का हिस्सा नहीं था, नवंबर में जाकर के बना। पर सरदार पटेल के इतने बड़े फैन 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया। जूनागढ़ स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी होने के कारण नवाब ने उनको जेल में भी डाला था कुछ दिन के लिए। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, अभी 17 साल के हो चुके हैं। और एक दिन इनके पिता, उनका नाम था हीराचंद अंबानी, उन्होंने अपने पास बुलाया, बेटा धीरू मेरी बात सुन। धीरू, अब मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं जानता हूं तुम आगे तो पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत मन भी लगता है, तुम व्यापार भी यहां करने में तुम्हारी बहुत इच्छा रहती है, लेकिन अब परिवार को तुम्हारी जरूरत है। यमन नाम का एक स्थान है जहां पे हमारी करेंसी के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अभी धीरू भाई 17 साल के थे, इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि तुम यहां से चले जाओ, अपने बड़े भाई के साथ चले जाओ, बड़े भाई तुम्हारी वहां नौकरी लगवा देंगे। और बड़े भाई इनके थे रमणीक लाल। रमणीक लाल ने उन समय इनको 300 रुपए महीने की वहां जाकर के यमन के अंदर नौकरी भी लगवा दी। यमन में ये 300 रुपए वाले आदमी थे नहीं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता था, चाचा चौधरी से तेज दिमाग। 8 स्ट्रैटेजी में पहली स्ट्रैटेजी ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज ऑफ कमोडिटी वैल्यू। छोटी उम्र में ही पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये इनकी पहली वहां पे बहुत बड़ी कमाई हुई। यमन में नौकरी के साथ साथ ये सब चीजों को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। क्या बोले? बड़ा सोचो, तेज सोचो, बहुत आगे की सोचो, दूर की सोचो। कोकिला बहन से शादी करने के लिए जब ये इंडिया आए तो तब इन्होंने इंडिया में 1955 के अंदर ये किस्सा सुना कि जो भारत की जो इंडियन करेंसी है उसमें जो सिल्वर लाइन है, पतली सी लाइन होती है ना, जिससे पता चलता है कि नोट असली है कि नकली है, देखते हो सिल्वर लाइन, वो सिल्वर लाइन किसी ने ऐसे बोल दिया कि करेंसी नोट से भी ज्यादा महंगा होता है। धीरू भाई को गजब आइडिया आया। यमन में उस समय क्या स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको मैं, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज ऑफ कमोडिटी। वहां जो सिक्के होते थे यमन में, वो रियाल कॉइन्स चलते थे और वो चांदी के होते थे। इन्होंने क्या किया? ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज किया उस कमोडिटी चांदी के सिक्कों को। तो उन्होंने क्या किया? सिक्के का वजन तोला और दुनिया भर में रिसर्च करनी शुरू कर दी, मार्केट में चांदी का सबसे अच्छा भाव कहां मिल रहा है। उस समय इंग्लैंड के अंदर चांदी का भाव अच्छा मिलता था, रिसर्च में वैसे ही बहुत तेज थे ये। धीरू भाई ने कैलकुलेट किया, सिल्वर का रेट जो था वो कॉइन के टोटल वैल्यू से ज्यादा था। मैंने समझो अगर 1 रियाल का कॉइन है तो समझ लो 1.5 रियाल का चांदी का वजन था। तो उन्होंने क्या किया? चांदी के सारे सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उनको पिघला दिया और उनको पिघला करके मेल्ट करके सिल्वर ब्लॉक्स में बना करके इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। 3 महीने तक ये लगातार करते रहे। धीरू भाई के लिए वो सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो स्ट्रैटेजी थी जिसे जमा करके उन्होंने अपनी चांदी कर ली। वो चांदी के सिक्कों से बड़ी चांदी बनाई उन्होंने और 3 महीने में इतने नोट छाप लिए, इतने नोट छाप लिए कि जब तक यमन की सरकार को पता लगे तब तक ये इंडिया चुपचाप निकल लिए। यमन की सरकार ने तो सिक्के वापस ले लिए। मैंने आपसे अपॉर्चुनिटी वापस नहीं लिए, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। कौन से टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, भूलना मत, ये सीरीज नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज हैं। ये वो पढ़ाई है जो आपको मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी नहीं कराई जाएगी। इसलिए पॉपकॉर्न लेकर के नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठो भैया। जब कॉपी पेन लेकर बैठोगे लाइन से सब कुछ वहां पे देख भी डालो। मैं गारंटी से कह रहा हूं इतना एनलाइटन हो जाओगे कि सब्सक्राइब किए बिना आप स्विच नहीं कर पाओगे। दूसरी स्ट्रैटेजी पे आता हूं। यहां तो चांदी के सिक्के बनाए इन्होंने। इधर है क्या? टू सिलेक्ट वन यू शुड लर्न हाउ टू रिजेक्ट 99, फाइंड योर वन थिंग। अब ये भारत आ चुके थे, अब एक चीज सिलेक्ट करने के लिए 99 छोड़नी थी इनको। धीरू भाई विदेश से गए हुए 10 साल हो चुके थे इनको। उस समय यमन में इनके बेटे मुकेश पैदा भी हो चुके थे, इनकी पत्नी कोकिला बहन के साथ में। अब व्यापार और परिवार के लिए जब ये इंडिया शिफ्ट किए
तो नौकरी के साथ साथ इन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। गुजराती ट्रेडिंग फर्म में फ्री में काम किया, ट्रेडिंग की सारी स्किल सीख ली इन्होंने। इंडिया में क्या किया, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के कंप्लायंस, इंडिया की पॉलिसीज, उनको अच्छे से रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं एक सिलेक्ट क्या करूं, मुझे एक फोकस कहां करना है, वो एक फोकस कहां करना है। और तभी खबर आई कि नेहरू जी ने सेकंड 5 ईयर प्लान बना दिया। 1956 से 61 की बात थी ये। और उस समय फोकस क्या था कि पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस में लेके आना है। धीरू भाई उस समय इंडस्ट्रियल सिटी मुंबई को अपना घर चुन लिया, मुंबई आ गए, आते इन्होंने मराठी सीख ली और रिसर्च करने लग गए। अब क्या रिसर्च करी, सारी रिटेल की दुकानों में रिसर्च, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को जाकर रिसर्च करने लगे, कहां बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को जाकर समझने लगे कौन सी कंपनी कमा रही है, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कितना कमा रहा है। और बिजनेस के लिए वो 100 ऑप्शन ढूंढते लेकिन 99 को रिजेक्ट कर देते। जिस बिजनेस में मार्जिन नहीं उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने एक MTD फॉर्मूला बनाया। इस MTD फॉर्मूला को सुनना जरा ध्यान से। MTD फॉर्मूला में पहली चीज ये धंधे में देखते थे मार्जिन किसमें ज्यादा है। सारी रिसर्च के अंदर 99 रिजेक्ट करनी, एक सिलेक्ट करनी, तो पहले देखूंगा हाई मार्जिन। दूसरी चीज T, टोटल मार्केट कितना है इसका भैया, कितने सारे देशों में माल बेच सकता हूं, भारत के अलावा कहां कहां माल बेच सकता हूं, टोटल मार्केट कितना बड़ा है। MTD मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है और किस वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो एक, मार्जिन किसमें ज्यादा है, दूसरा टोटल मार्केट कितना बड़ा है, तीसरा डिमांड कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा है। जब ये 3 चीजों से क्वालिफाई किया तो उसके बाद इनको समझ में आया कि भाई इंडियन मसाले जो है ना वो विदेशों में, बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड बहुत है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। इन्होंने इलायची उठा ली, लौंग उठा लिया, हल्दी उठा ली, दालचीनी उठा ली। उन मसालों को लेकर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया। धीरू भाई भले कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका एक सॉलिड फॉर्मूला था, परेटो प्रिंसिपल। 99 रिजेक्ट करो, एक उठाओ। MTD फॉर्मूला से मार्जिन होना चाहिए, टोटल मार्केट होना चाहिए और डिमांड बड़ी भयंकर होनी चाहिए। पहली एक्सपोर्ट कंपनी जिसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। अब 5x5 के छोटे कमरे से चालू किया, अपने बड़े साम्राज्य की शुरुआत छोटी थी। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अगर आप भी देख रहे हो ना मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स तो आपका अपना प्ले फील्ड है जी, ये आपका अपना प्ले ग्राउंड है, जितने मर्जी कमेंट करो, बताओ किसके बारे में देखना चाहते हो। मैं इन सारी केस स्टडी से आपको इंस्पायर करता रहूंगा। इनके साथ क्या था, केवल 2 एम्प्लॉय थे, एक ये और एक इनके भाई, बस 2 एम्प्लॉय। हाँ, ये इनके भाई, केवल 2 एम्प्लॉय। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज 4 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। किसी कंपनी की भीड़ नहीं, अपनी कंपनियों की भीड़ लगाने की तैयारी कर ली थी उन्होंने। हाँ, ये थी 2 स्ट्रैटेजी। अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी क्या है, इन्वेस्ट इन द राइट नेटवर्क, यू विल नॉट हैव टू फाइट फॉर योर नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्क बड़ा हो गया तो आपको नेटवर्थ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, नेटवर्थ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। काम के लोगों से नेटवर्क बनाओ, हर एक के साथ नेटवर्क नहीं बनाना। काम का लोग कौन होते हैं, इस फिलॉसफी को सुनना। थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, एकदम अटेंशन। मैं रामलाल हूं, मुझे अगर श्यामलाल की जरूरत पड़ती है अपने धंधे में, श्यामलाल को किसकी जरूरत पड़ती है वो ढूंढो। आपको जिसकी जरूरत पड़ती है उसको किसकी जरूरत पड़ती है वो ढूंढो। आपको जिससे काम पड़ता है उस आदमी को किससे काम पड़ता है, अगर उसको जिससे काम पड़ता है वो आपका हो गया तो ये तो अपने आप आपका हो जाएगा। ये है मेरे मुद्दा, समझना ध्यान से। एक्सपोर्ट का बिजनेस इनका चल रहा था, एक्सपैंड करने की ये सोचते थे। कंपनियों को जब तक चेन ना बन जाए तब तक चैन से नहीं बैठते थे। और उनको अपॉर्चुनिटी कहां मिली, एक अपॉर्चुनिटी हुई, ये ढूंढ रहे थे सारी अपॉर्चुनिटीज को, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अनाउंस कर दी और कॉटन सिंथेटिक क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलने लगी। बड़े बड़े ब्रांड्स उस समय एक्सपोर्ट किया करते थे। गवर्नमेंट चाहती थी एक्सपोर्ट करो ताकि डॉलर आए और भारत की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। तो अंबानी समझ गए, इन्होंने कैप्चर कर ली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। बोला ये है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट के धंधे के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहा है पहले उसको सप्लाई करता हूं, वहां के थ्रू धंधा बिल्ड करूंगा, बाद में मैं अपने आप भी एक्सपोर्ट कर लूंगा। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का सही समय है। और इंडिया में टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना मुश्किल बहुत था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि उस समय वहां पे जिन्होंने पांव जमा रखे थे, जो अंदर बिल्कुल पैठ बना के अपनी बैठे पड़े थे, जो पुराने लोग थे, मजबूत लोग थे, उनका नेक्सस था। वो नए ट्रेडर को रॉ मटेरियल लाने में दिक्कत, पीछे सप्लायर के साथ दिक्कत, आगे बेचने में दिक्कत, ना पीछे से माल ले सकते ना आगे दे सकते। एक आपस में उनका बुना हुआ नेक्सस था। अब मार्केट में एंटर करने के लिए कनेक्शन चाहिए और धीरू भाई कनेक्शन बनाने में माहिर थे। इनके पास फाइनेंशियल कैपिटल नहीं थी पर नेटवर्क बनाने की कैपिटल तो थी ना इनके पास में। नेटवर्क किसके साथ बनाना, हर एक के साथ नहीं बनाना, सही आदमी के साथ बनाना। अंबानी उस समय यमन में काम कर चुके थे, मिडिल ईस्ट को समझते थे, थोड़ा सेंट्रल एशिया को भी समझते थे। अंबानी समझते थे कि वहां टेक्सटाइल कंपनी कैसे काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा जो भारत के बड़े ब्रांड्स हैं वो सेंट्रल एशिया में या यमन की तरफ या मिडिल ईस्ट के और आगे जाकर के वहां पे माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अगर मेरे को बड़े ब्रांड की जरूरत पड़ती है उसको वहां पे यमन में किसकी जरूरत पड़ती है, उसको मिडिल ईस्ट में किसकी जरूरत पड़ती है, वहां के जितनी बड़ी कंपनी के परचेज हेड थे उनके साथ रिश्ता बना लिया इन्होंने।
ऐसा रिश्ता बना लिया कि अब ये ब्रांड जो है ना, इनको काम तो इन्हीं से पड़ता है ना, तो कभी दिवाली गिफ्ट भेज दूं, कभी होली गिफ्ट भेज दूं, कभी कुछ भेज दूं, कभी कोई मिठाई भेज दूं, कभी कोई चिट्ठी भेज दूं, कभी कोई रिश्ता बना लूं, कभी ऐसे हेलो बोल लूं, क्या हाल है सेठ जी, क्या खबर है। तो धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की जरूरत थी जो एक्सपोर्ट इनको करेगा, और उनको रॉ मटेरियल देना चाहते थे, बड़े ब्रांड्स को रॉ मटेरियल देना चाहते थे, पर वो इनकी सुनते नहीं थे। अब क्यों सुनेंगे, ये किसकी सुनता है, जब वो मेरे दोस्त बन गए, यानी कि येमेन में परचेज हेड, यानी कि मिडिल ईस्ट में बड़े परचेज हेड मेरे दोस्त बन गए, तो धीरू भाई अंबानी यहां समझ गए कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को उन परचेज हेड की जरूरत है, और परचेज हेड से इनको फोन कराया, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को उनको फोन करवाया, और एक ऐसा समय आया कि अब सारे के सारे रॉ मटेरियल पीछे से धीरू भाई से लेने लगे, क्योंकि आगे बेचने के लिए धीरू भाई के कनेक्शन है वहां पे। धीरू भाई इनका माल भी बिकवा रहे हैं, और बाद में धीरू भाई खुद भी डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगले 1 साल में ये सबसे बड़े सप्लायर बन गए। ये थी मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, ये समझना कि आपको जिससे काम पड़ता है उसको किससे काम पड़ता है उसको अपना बना लो। हाँ, अपना बना ले पिया गाना सुना है, ये ऐसे धंधे में सुनो। चौथी स्ट्रैटेजी 2P स्ट्रैटेजी। क्वालिटी ऑफ परचेज जितनी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्वालिटी ऑफ परचेज से क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाता है। धीरू भाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आके समझा कि जो फ्यूचर है वो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में है। धीरू भाई के कितने कॉम्पिटिटर थे ना समय भारत में, वो कॉटन का माल भी लेते थे, सिंथेटिक का भी लेते थे, रेयन का भी लेते थे, लिनन का भी लेते थे, सब मिलकर के 100 टन फाइबर टोटल खरीद पाते थे। धीरू भाई ने गेम चेंज कर दिया। यहां पे बोला मैं पीछे जाके परचेज इतनी सस्ती कर लाऊंगा, बल्क में, छोटा पैसा एडवांस दूंगा लेकिन बल्क में माल बुक कर लूंगा। केवल सिंथेटिक फाइबर उन्होंने उठाया पूरी रिसर्च के बाद। रिसर्च में बहुत तेज थे ये, और बाकी सब 100 टन माल उठाते रहे, 10,000 टन जाकर के सिंथेटिक फाइबर उठा लाए। इन्होंने पहले ही जाकर के एंटीसिपेटरी सप्लाई चेन, समझो मेरी बात को, एक तरफ बल्क में आइटम खरीदने के कारण उन्हें बेस्ट क्वालिटी का माल मिल गया, दूसरा सबसे सस्ता माल मिल गया, तीसरा अंबानी ने जाकर के आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं ना, तो आगे जो कपड़ा बनाएगा उसको जाके समझाना शुरू कर दिया इसका क्या फायदा है। ये समझ लो मेरी बात को, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रेचेबल है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर इतना ही नहीं वाटर प्रूफ है। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर सोच रहा अच्छा अरे इतना ही नहीं स्टेन रेजिस्टेंट है, कोई दाग ही नहीं लगता इस पे। गारमेंट मैन्युफैक्चरर सोचने लगा इन्होंने इतने फायदे समझा दिए, इतने फायदे गिना दिए, और तो और ये 33% आपको सस्ता पड़ेगा वर्सेस नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा हो गया, समझो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, उससे ये आपको 1/3 सस्ता भी पड़ेगा, वाटर प्रूफ भी है, स्ट्रेचेबल भी है, स्टेन रेजिस्टेंट भी है, बड़े फायदे हैं इसके, और मैं आपको सस्ता दे रहा हूं। इससे क्या हुआ, उनका माल, आपका माल अपने आप जल्दी बिकेगा, इसलिए आपको मेरा माल लेना पड़ेगा। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर, उनके टर्म्स पहले धीरू भाई से अच्छे थे, उनको ये बात इजीली समझ में आ गई, धड़ धड़ल्ले से धीरू भाई का माल बिकने लगा। धीरू भाई क्या करते थे, केवल माल दो पैसा लो नहीं, आगे तक की पूरी चेन को समझ के रखते थे, आगे की भी पूरी वैल्यू चेन को समझ के रखते थे, जिससे वो इसको इन्फ्लुएंस कर पाते थे। मैन्युफैक्चरर को इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के जितने दर्द हैं आगे के, वो उनको पहले से, कॉम्पिटिटर 100 टन फाइबर नहीं बेच पाता, ये 10-10 हजार टन सिंथेटिक फाइबर बेचना शुरू कर दिया। 5वीं स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, धंधे में बड़े होने लगे, हाथ में पैसा आने लगा, बाजार में नाम होने लगा, तो आगे का काम भी खुद करने लग गए, पीछे का काम भी खुद करने लग गए, आजू बाजू का काम भी करने लग गए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, यानी कि एक फैक्ट्री लगाई और उसमें 4 फायदे कमाए। धीरू भाई सिंथेटिक फाइबर्स की ट्रेडिंग कर रहे थे, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। अगला गोल था खाली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पूरा इकोसिस्टम बना देंगे। दुनिया भर में टेक्सटाइल में हो रही जितनी एडवांसमेंट थी सबको एनालाइज कर डाला इन्होंने, सब में घुस गए, बहुत डिटेल में घुस गए, और डिटेल में घुस गए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर करना शुरू किया, एम्प्लॉइज पे विश्वास करके उनको काम दे दिया, खुद नई रिसर्च करते रहते थे, एनालिसिस करते रहते थे। पॉलिएस्टर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी थी, इनको लगा रॉ मटेरियल मेरे पास बढ़िया है, अब मैं रॉ मटेरियल भी अगर खुद बनाऊं और कपड़े भी अगर खुद बनाऊं, तो मैं इन्होंने उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, इस बेनिफिट को समझ में आया, उसका गणित निकाला इन्होंने। क्वालिफाइड नहीं थे पढ़ाई में, दिमाग से बहुत तेज थे। क्या बोलते थे, बड़ा सोचो तेज सोचो दूर की सोचो, बड़ा सोचो तेज सोचो दूर की सोचो। किसी के बाप की बपौती नहीं है ये, किसी के बाप की जायदाद नहीं है बड़ा सोचना, तेज सोचना, दूर की सोचना। ये धीरू भाई है, इसीलिए बोलता हूं, क्या देख रहे हो, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, ये पूरी सीरीज देखनी है आपको प्लेलिस्ट में। इसको ऐसे शेयर भी नहीं करते हैं, इसको हैशटैग टाइकून्स ऑफ इंडिया लगा करके, हैशटैग लिख करके शेयर करना, ताकि लोगों को उस हैशटैग से ये सारे वीडियोस मिल जाए। क्या किया इन्होंने फिर, बेनिफिट उठाने के लिए 20 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से नरोड़ा के अंदर पॉलिएस्टर गारमेंट की मिल एस्टैब्लिश कर दी, जहां ये कपड़े खुद बनाने लगे।
मिल की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब तक वो सिर्फ पॉलिएस्टर के थान बेचते थे, कपड़े थोड़ी बनाते थे। अब इन्होंने कपड़े खुद बनाने शुरू कर दिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इस मिल की तारीफ इतनी हुई दुनिया भर में कि 1975 में वर्ल्ड बैंक की टीम जब इंडिया विजिट कर रही थी तो बोली कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी अच्छी मिल बना दी इन्होंने भैया। और इसके ऑपरेशन और वर्किंग को देख के बहुत इंप्रेस हो गए। इसकी प्रीमियम क्वालिटी गारमेंट्स बना करके इन्होंने देश विदेश में एक्सपोर्ट कर, यूएस इन्होंने कैप्चर किया, जर्मनी इन्होंने कैप्चर किया, चाइना, जापान, अपना एक ब्रांड बनाया इन्होंने विमल। विमल थे इनके भाई का, इनका एक और जो भाई था उनका पहला बच्चा, उसका नाम था विमल। और विमल नाम इतना हो गया, इस समय इतना नाम करना शुरू कर दिया कि उस टाइम पे एक ऐड आया करती थी कि केवल विमल चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मालूम है कौन सी? ओनली विमल, ओनली विमल। पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग जानते थे इन्होंने। कोई IIM अहमदाबाद से या वॉटन हार्वर्ड से जाके पढ़ाई नहीं करी, लेकिन ब्रांडिंग समझते, दिमाग से बहुत तेज थे। मैंने बोला ना, चाचा चौधरी का दिमाग इतना तेज नहीं चलता। नरोडा मिल्स में रिलायंस इंडस्ट्री उसकी बैकबोन बनती चली गई और वैल्यू चेन के नेक्स्ट स्टेप को कॉन्कर कर लिया। अब चले गए, अब पीछे के स्टेप पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में समझा देता हूं। मान लो आप बुलंदशहर में खीर बना के बेचते हो। अब खीर बनाते हो तो खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए, गुड़ चाहिए, चावल चाहिए। बाहर से मंगाते थे आप, तो ये आपने खुद ही बनाना शुरू कर दिया, दूध भी, गुड़ भी, चावल भी। यानी कि आपने गाय खरीद ली, धान उगा लिया और गुड़ बनाने लग गए खुद ही। जब आपने गुड़ भी खुद बना लिया, आपने दूध भी खुद ही अरेंज कर लिया, चावल भी खुद ही अरेंज कर लिया, पीछे का माल अब आपको सस्ता पड़ने लगा क्योंकि पीछे आपको मार्जिन देना पड़ता था। इन्होंने क्या किया? पॉलिएस्टर बनता कैसे उसमें घुस गया। ये निकलता था PTA से, प्यूरिफाइड टेरिपेथैलिक एसिड, है ना। और ये PTA की मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने लाइसेंस ले लिया। ये पेट्रोलियम जैसा समझ लो आप कुछ उसको। सरकार लाइसेंस नहीं देती थी, इन्होंने कहा मुझे कपड़ों के लिए चाहिए, मैं कौन सा तेल बेच रहा हूं। सरकार ने इनको लाइसेंस दे दिया। इसी बीच धीरू भाई अंबानी के दोनों बच्चों को उन्होंने क्या किया? समझाया। दो बच्चे दोनों बड़े हो गए। अभी ये कौन कौन? मुकेश भाई, अनिल भाई, दोनों बड़े हो गए। दोनों को उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया। और जब इन्होंने इनको भेजा तो जानबूझ के केमिकल इंजीनियरिंग कराई, क्योंकि इनको पता था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग मेरे धंधे में काम आएगी। 1983 के अंदर पताल गंगा में पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने बना दिया कि अब रॉ मटेरियल भी मैं बनाऊंगा। कपड़े तो मैं बना रहा हूं, रॉ मटेरियल मैं बनाऊंगा। तो जो पहला बेटा था अपना केमिकल इंजीनियर बेटा मुकेश भाई, उसको इस प्लांट की जिम्मेदारी दे दी कि अपनी पूरी केमिस्ट्री लगा दे तू उसके अंदर, पूरी केमिस्ट्री घुसा अपने अंदर। मुकेश भाई ने केमिस्ट्री लगाई, यही पताल गंगा प्लांट आगे चल के भारत का लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चर बन गया। लेकिन यहां थोड़ी रुके, अब मैं बताता हूं एक तीर से चार निशाने कैसे लगाए, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया। आगे कपड़े बना रहे थे, अब पीछे रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगे। रॉ मटेरियल बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना, प्लांट में जो पॉलिएस्टर बनता था उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा अपग्रेड किए, थोड़े से एडिशनल चेंजेस किए और हॉरिजॉन्टल आजू बाजू का इंटीग्रेशन किया। यानी कि पहला पॉलिएस्टर बनाया, दूसरा वहीं पे लैब लीनियर एल्काइल बेंजीन, इजी कर दूं, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी उसी से बनने लग गया। तीसरा इसी के साथ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कहां काम आता है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये कहां काम आता है? HDPE, इसके प्रोडक्शन शुरू कर दी। ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग में काम आता है। ये तीसरी आइटम हो गई। देखते ही देखते उसी प्लांट से इन्होंने चौथा भी शुरू कर दिया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला पैराक्सिलीन और एन पैराफिन और एथिलीन जैसे केमिकल भी शुरू कर दिए। अब स्ट्रैटेजी को यूज करके क्या किया समझो, समराइज करता हूं, चार चीजें इजी कर देता हूं, इजी। उसी प्लांट से पॉलिएस्टर निकाल रहे हैं, उसी प्लांट से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उसी प्लांट से प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी माल बना करके दे रहे हैं, उसी प्लांट से डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए भी माल निकाल करके दे रहे हैं। यानी कि एक आइटम बनाते वक्त साइड की तीन आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर दी। एक प्लांट चार काम, हॉरिजॉन्टल अलोंग विद बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कर दिया भाई, थान भी खुद बना लिया, कपड़ा भी खुद बना लिया, अब आजू बाजू भी काम करना शुरू कर दिया। छठी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, इनको पैसे की जरूरत थी और एक्सपैंड करने। और एक्सपैंड क्या है भाई, सुनने रहे क्या, मैं टाइकून ऑफ इंडिया बता रहा हूं। बड़ा सोचो, दूर की सोचो, सबसे तेज सोचो, सबसे पहले सोचो, ये समझा रहे थे। ये कैसे समझाया इन्होंने? जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बैंक नहीं दे रहा, इक्विटी ड्रिवन कैपिटल स्ट्रक्चर पहली बार ढंग से बड़ा पूरे देश के अंदर लेकर के आए। बाकी सारी कंपनियां बैंक से कर्जा लेती थी और प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बैंक को इंटरेस्ट देने में चले जाता था, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता था। अब इनको इंटरेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं था। स्टॉक मार्केट की पावर को समझ चुके थे। याद है ना, जब यमन से आए थे इंडिया तो मुंबई में इन्होंने सेटलमेंट करके अपने आप को सेटल करके मुंबई में स्टॉक मार्केट के चक्कर काटा करते थे, देखते थे, समझते थे उसको। तो बैंक लोन की बजाय इन्होंने सोचा मैं लोग पूरे देश को अपना हिस्सेदार बना लेता हूं कंपनी में, और डेट फ्री, कर्जा फ्री, बिना कर्जे के एक्सपेंशन केवल इक्विटी के माध्यम से। समझ में आ रहा है आपको? 2 करोड़ का बैंक लोन लेने से अच्छा है 10 रुपए के 20 लाख लोगों को मैं शेयर दे दूं, मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं देना मेरे को।
प्रॉफिट हुआ तो आम पब्लिक का फायदा भी हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, मिनिमम ओनरशिप, थोड़ी सी ओनरशिप को डाइल्यूट किया और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म पैसा आ गया जिनको वापस ही नहीं करना है। समझ में नहीं है आपको? यानी कि जो कर्जा लेते हो वो पैसा को वापस करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग जो है, आईपीओ की मार्केट है, वहां का पैसा आपको बाजार में वापस नहीं करना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको कुछ किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्जा आपकी कंपनी में बढ़ता जाता है तो इससे बाजार में रेपुटेशन खराब होती है। यहां कर्जा भी नहीं है, बाजार में रेपुटेशन अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि इस समय हिस्सेदार बढ़ गए हैं। तो आपकी धीरू भाई जानते थे, आम आदमी मेहनत की कमाई लगाता है, किसी तरह उसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। रिलायंस नाम है, उसका नाम कर दिया रिलायंस खजाना। 77 में 10 रुपए के 28 लाख शेयर अनाउंस कर दिए और देश भर में इन्होंने अलग अलग प्रकार से लोगों को समझाया कि आप मेरे साथ में जुड़ो 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 जुड़ो। इतने जुड़ गए कि 7 गुना लोग जुड़ गए, ओवर सब्सक्राइब हो गया। 60,000 लोगों ने हाथों हाथ शेयर खरीद लिए। 78 में 3 महीने के अंदर इनके शेयर की कीमत जो 10 रुपए थी वो 23 रुपए हो गई। 2.3 टाइम्स ग्रोथ मिल गया 3 ही महीने के अंदर। आम लोगों को डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया। अब डिविडेंड देना भी कोई कंपल्शन नहीं होती है, लेकिन इन्होंने दिया ताकि लोगों को और ट्रस्ट बढ़े, लोगों के शेयर के दाम बढ़े, लोगों को बोनस मिला, परिवार का पार्ट बनकर के उनका एक अपने आप में प्राइड भी आ गया। भाई मैं रिलायंस परिवार का हिस्सा हूं। एनुअल जनरल मीटिंग जो करते हैं, एजीएम, उसमें धीरू भाई यही करते थे, स्टेडियम में सबको बुलाते थे, पूरी एजीएम सबके सामने स्टेडियम में करते थे, शेयर होल्डर को मध्य में रखते थे। धीरू भाई उनको कहते थे आपकी कंपनी, आपकी कंपनी। ये नहीं बोलते थे मेरी कंपनी, मैं चेयरमैन रिलायंस कंपनी, नहीं, आपकी कंपनी, आपकी कंपनी। बोलने का तरीका ही अलग था, सोच ही अलग थी। 1977 से 2002 तक, जब तक धीरू भाई जिंदा रहे, इनकी कंपनी 25 साल के अंदर 165 गुना ग्रो करी, जो भी शेयर होल्डर की वैल्यू थी। और 77 से आज 2024 तक 165 गुना नहीं, 300 गुना बढ़ चुकी है। धीरू भाई उस समय जब उन्होंने किया तो अपने आप में बड़ी बात थी। आज छोटे व्यापारी के लिए एमएसएमई स्टॉक मार्केट लिस्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम लोग आसान करते हैं। मैंने इस समय कई कंपनियां एक्वायर करी हैं। एक सिटी समोसा नाम की कंपनी मैंने एक्वायर करी है, उसको आईपीओ तक लेके जा रहा हूं। पोशाक नाम की कंपनी एक्वायर करी है, उसको आईपीओ तक लेके जा रहा हूं। उनके पूरे बिजनेस प्रोसेस बना रहा हूं, एसओपीज बना रहा हूं, एक के बाद एक कंपनी एक्वायर करते जा रहा हूं। उनको वेंडर्स, उनको टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, उनकी मैन पावर हायरिंग, उनका सब पूरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेकर के, मर्चेंट बैंकर से लेकर के, सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के, कौन सा बॉलीवुड का ब्रांड एम्बेसडर आपको चलेगा, कौन सा की अकाउंट मैनेजर चलेगा, उनको ग्रोथ पार्टनर देता हूं, उनको पूरा लर्निंग, उनका प्रमोशन सब करना, उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, केस स्टडी, रील, सोशल मीडिया, प्रोडक्शन हाउस, कंटेंट राइटर, पीआर सब करता हूं। इसके साथ में आपके लिए क्या काम की बात है, अगर आपका धंधा साल का 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा और आप धंधा कर रहे हो, तो मैं 2 अक्टूबर को इवेंट कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इवेंट क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन रेडीनेस पे, आइडिया टू आईपीओ पे। ये उन्हीं बिजनेसमैन के लिए जो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आप नया है तो मत आइएगा, आपके लिए एंट्री नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रहे हैं। केवल उन्हीं लोग को बुला रहे हैं जिनका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ मिनिमम है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, आप सब इनवाइटेड हैं। लेकिन अगर आपका 50 लाख भी साल का भी नहीं है तो अभी आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ केवल बिजनेस एक्सपेंशन बताऊंगा। यहाँ केवल मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंडस्ट्री लीडर्स रहेंगे। ये केवल आइडिया टू आईपीओ वाला ही बिजनेस के लिए, जिनके लिए काम का है, उन्हीं के लिए आप फोन लगा के पता कर सकते हैं। अब आगे चलता हूं मैं कहानी को आगे लेके। धीरू भाई हमेशा कहते थे कि एक अकेला अंबानी नहीं चाहिए, आपको भी अंबानी बनाना है। हमने हजारों अंबानी की जरूरत है हमारे देश में। 7वीं स्ट्रैटेजी पे गोरिल्ला प्रीमियमाइजेशन, ये बिना पैसा खर्च करके अपने आप को प्रीमियम दिखाते थे, प्रीमियम ब्रांडिंग करते थे जीरो कॉस्टिंग पे। प्रीमियम ब्रांडिंग एट जीरो कॉस्टिंग। पैसा बचाने में अंबानी माहिर थे, दिल्ली इनको बार बार जाना पड़ता, सबसे सस्ती टिकट लेके जाते थे। और सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने, वहां होटल का खर्चा बचाने के लिए अशोका होटल, जो सबसे अच्छा भारत का 5 स्टार होटल से माना जाता था, और दिल्ली का तो नेचुरली सबसे अच्छा, क्योंकि ल्यूटियंस जहां सारे मंत्रालय हैं, जहां सारे के सारे एम्बेसडर्स हैं, जहां सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में अशोका होटल पड़ा करता था। तो दिन में काम निपटा करके अशोका होटल में, शाम को ये वापस आ जाया करते थे। वो अपनी सोच पर पैसा उड़ाते थे, अपने शौक पर नहीं उड़ाते थे, क्योंकि शो ऑफ करने वाला उसका जल्दी गेम ऑफ हो जाता है। तो अपने खाली जरूरी चीज पे पैसा लगाते थे। फ्लाइट भी सबसे सस्ती लेते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है, मिनिस्टर से मिलना है, तो उसको कहां बुलाते थे, अशोका होटल बुलाते थे। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, वहां का जनरल मैनेजर और रिजर्वेशन मैनेजर, उससे दोस्ती कर ली, उसको कभी मिठाई खिला दिया, उसका कभी उत्साह बढ़ा दिया, उसको बोला अरे तुम तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, थोड़ा रिश्ता बना लिया, थोड़ा सा एक अच्छा गिफ्ट वाला लेन देन का अप्रोच कर लिया। अब उनके जितने भी सारे के सारे, जितने भी प्रकार के उनके कस्टमर्स, पॉलिटिशियंस या जिन भी लोगों के साथ में बायर सप्लायर, जिनसे भी मीटिंग करनी हो, उनको ये बोलते थे मैं अशोका होटल में ही रहता हूं, हर समय यहीं से धंधा करता हूं। अब पॉलिटिशियन का फोन आया अशोका होटल में, धीरू भाई से बात करा दीजिए। रिजर्वेशन मैनेजर वाला बोले धीरू भाई अभी जरा बाहर तक गए, आप अपना नंबर दे दीजिए, आते ही कॉल बैक करा देते हैं आपको। ये यहीं रुके हुए हैं क्या धीरू भाई? हाँ हाँ यहीं रहते ही, यहीं धीरू भाई अशोका होटल में ही रहते हैं हर समय।
अच्छा, लिखो भाई हमारा नंबर, कॉल बैक करा दीजिएगा। अच्छा, कोई बड़ा बिजनेसमैन फोन करे अशोका होटल में, ये धीरू भाई कौन से कमरे में उनसे बात करें, धीरू भाई अभी जरा बाहर गए हैं, आप अपना नंबर लिखवा दो, आप इधर ही अशोका होटल में रुके हुए, नहीं नहीं यहीं रहते ही, यहीं है, अशोका होटल में ही रहते हैं। अच्छा, अब सामने वाले की बुद्धि चकरा, अशोका होटल में रहता है, इतना बड़ा व्यापारी है, अशोका होटल में ही रहता है, वो अपना नंबर लिखवा दे। अब जैसे ही धीरू भाई पहुंचे 4 दिन 5 दिन बाद, तो उनको सारे नंबर्स की लिस्ट एक साथ दे दी जाती, भाई इतने फोन आपके नाम पे आए थे, हमने बोल दिया आप यहीं रहते हैं, बाहर गए हुए यहीं रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, आप अवेलेबल नहीं है, हर एक से मिल नहीं पाते, आप बहुत काम रहता है आपके पास में। तो धीरू भाई ले करके सबको कॉल बैक करें और बुला ले मीटिंग के लिए, और मीटिंग कहाँ करें, कमरा कभी ये सारी मीटिंग कॉफी शॉप में कर लेते, मैं कमरे से उतर करके आ रहा हूँ, शाम को 5 बजे आपको कॉफी शॉप में मिलता हूँ, वहां पहुंच जाए, बाहर पहुंच जाए, सप्लायर पहुंच जाए, पॉलिटिशियन पहुंच जाए, जो भी नामी गिरामी आदमी जिससे मीटिंग करनी उससे वही मीटिंग कर ले। क्या अर्थ हुआ, कस्टमर का जो परचेज एक्शन है वो ब्रांड परसेप्शन पे डिपेंड करता है, कस्टमर जो आपसे माल लेता है वो ब्रांड परसेप्शन पे डिपेंड करता है, और ब्रांड परसेप्शन उन्होंने बना दिया कि मैं तो अशोका होटल में ही रहता हूं, रिजर्वेशन मैनेजर जनरल मैनेजर ये इनके दोस्त, ये बोलते हैं यहीं रहते हैं, आदमी उसी परसेप्शन, अशोका होटल में रहते हैं, मैं भी जरा कोट वोट अच्छा पहन के जाऊं। और धीरू भाई अंबानी बता ही दिया कि मैं कमरे से उतर के आऊंगा, कॉफी शॉप में मिलूं, कमरा आज तक नहीं लिया कभी भी। ऐसा पैसा बचाने वाले तेज आदमी, ऐसे आदमी की 8 स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं, ये काम की स्ट्रैटेजी है, राइट सेलिंग, अंडर सेलिंग, ओवर सेलिंग। सुनना ध्यान से, ये क्या करते थे, ये कहते थे डोंट सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। धीरू भाई कहते थे जब ये यमन में रहते थे ना, तो 10 रुपया खर्च करने से पहले भी 10 बार ही सोचते थे। अब उनका बिजनेस बड़ा हो गया है, मानसिकता वही थी कि पैसे बचाओ, पैसे बचा के चलो भैया, फालतू खर्चा मत करो। अशोका होटल सुन लिया ना आपने, तब इन्हें पता चला एक बारी कि टेलीग्राम जो विदेश से आता उस पर इनका 5,000 रुपया लग जाता, उस समय 5,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्च। इनका दिमाग खराब हो गया, लेकिन बोले कुछ नहीं, चुप रहे। एनालिसिस कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, चाचा चौधरी से तेज दिमाग है ना इनका, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। तो कैलकुलेशन से इनको समझ में आया कि टेलीग्राम से जो मेरे पास में चिट्ठी आती है उसमें मार्केट की पूरी रिपोर्ट होती है। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि मार्केट की रिपोर्ट तो मेरे बड़े काम की चीज़ है, इसके लिए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ। तो उसको उन्होंने कंपेयर किया कि अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो हो सकता है मेरे माल जो बाजार में भेजूँ उसमें कुछ वेस्टेज हो जाए, अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो दूसरा हो सकता है वेस्टेज ना हो, शॉर्टेज हो जाए, मैं कमी माल बेच दूँ। माल चाहिए था 1,000 टन, मैंने भेजा खाली 500 टन। जब इन्होंने 2 चीज़ें देखी, वेस्टेज शॉर्टेज, तो उनको समझ में आने लगा कि भाई 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाऊंगा। अगर शॉर्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा, वेस्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, समराइज करता हूं, इजी सुनो। ज्यादा माल बेचा, ओवर सेलिंग किया तो कितने रुपए का वेस्टेज, अंडर सेलिंग किया, कम माल बेचा तो कितने रुपए का शॉर्टेज, कितने रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस। अरे भाई माल बिक सकता था मेरा 2 करोड़ रुपए का, मैंने बेचा केवल 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लॉस। 5,000 रुपए क्या है, लगा 5,000 रुपए लगा। मुझे क्या चाहिए, राइट सेलिंग चाहिए, ना ओवर सेलिंग चाहिए ना अंडर सेलिंग चाहिए, मुझे चाहिए राइट सेलिंग। 1 करोड़ रुपए का नुकसान, 5,000 रुपए बचा करके मैं 1 करोड़ का नुकसान करूंगा। हाँ, इतनी तेज इनकी बुद्धि काम करती थी। ये सरकारी नौकरी वाली इनकी कभी वो मानसिकता ही नहीं थी। बिग पिक्चर बजटिंग करते थे, बड़ी पिक्चर का बजटिंग करते थे। 100 रुपया हाथ से चला गया, 1 रुपया बचा लिया, क्या फायदा होगा। कॉस्ट बेनिफिट दोनों को कंपेयर करके गणित में सोचा करते थे। ये नहीं कि मैं 1 पेनी बचा लूं और 1 पाउंड गवा दूं, यानी कि 1 रुपया बचा लूं और 100 रुपए का नोट गवा दूं। बचत के चक्कर में चपत न लग जाए, है कई लोग यही करते हैं, बचत के चक्कर में चपत लगवा लेते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस होता था, गणित लगाना जानते थे। ये क्या है, क्या देख क्या रहे हो, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो। मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है, इस चैनल को कल्ट बिजनेस बनाना है मैंने। नीचे तो कमेंट बॉक्स आपका है, लिखो किसके बारे में लिखना चाहते हो आप, किसकी केस स्टडी देखना चाहते हो, कौन है टाइकून आपकी नजर में, आपका हीरो कौन है, आपका बिजनेस हीरो कौन है। बॉलीवुड के हीरो ढूंढ रहे थे अभी तक, हाँ हीरोइने ढूंढ रहे थे इंस्टाग्राम पे। चेंज कर दो मानसिकता भारत की। बिजनेस यूनिवर्सिटी जहां फेल हो जाए ना, वो कॉन्सेप्ट यहां पे आकर के समझ में आए। ये मेरा एम है आपके लिए। टाइकून्स ऑफ इंडिया जर्नी अब शुरू हो चुकी है, लोग जुड़ने लग गए हैं वापस। जिन्हें मैं अपना आइडियल मानता हूं उन पे मैं वीडियो बनाता हूं। आप किसको आइडियल मानते हैं, आपका हीरो कौन है, आपका सुपरस्टार कौन है, आप किसको आइडियल मानते हैं, किसकी कहानी जानना चाहते हैं, किसकी डेप्थ में पूरी स्ट्रैटेजी, उसकी ब्रेन की ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। आप उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रैटेजी आप तक लेकर के आऊंगा। कब आऊंगा, हर संडे सुबह 8 बजे। सबको बता दो, वीडियो शेयर करने से पहले हैशटैग लगा देना टाइकून्स ऑफ इंडिया। नया एपिसोड, नया लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के लिए संडे की कोई छुट्टी नहीं होती है। ये लर्निंग है, प्लेलिस्ट भी आपके लिए रेडी है। सिर्फ स्क्रॉल मत करो, बुद्धि में स्टोर भी करो। खाली स्क्रॉल करते रहते हो, बुद्धि में स्टोर करो। नींद उड़ा देने वाली स्ट्रैटेजीज दूंगा। बिजनेस उठेगा भी, दौड़ेगा भी, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फायदा आपका है। आप सबका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। ओह भाई वाह डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया आज यार। धीरू भाई अंबानी के बारे में पता चला,
वैसे तो नाम सुना था मुकेश अंबानी का ही, जब नाम आता है तो पता चला था कि वो किसके बेटे हैं। और उनका असल नाम धीरज लाल था भाई। शुरू से ही उनका माइंड जो था ना, बड़ा सोचते थे, मतलब एक चीज़ पे फोकस। हमारी तरह नहीं कि भाई इधर भी चलो तो उधर भी लगो एक चीज़ पे फोकस रखो, 99 रिजेक्ट करो भाई। और दूर की सोचते थे, और सबसे बड़ी बात देश से प्यार करते थे। ऐसे लोग कम होते हैं, वरना तो जो जिनका बिजनेस का माइंड होता है ना, वो सबसे पहले ही सोचते हैं कि हमें यहाँ देश छोड़ना है भाई, तब ही हम कामयाबी हासिल करेंगे। और जिन्होंने देश छोड़ा भी, यमन गए बाप के कहने पे, लेकिन वहाँ से भी भाई पूरा फ़ायदा लेके भाग के सीधा इंडिया आए। यमन वालों को पता चला तो भाई ये तो इंडिया चले गए यार, उनके सौ चांदी के सिक्के थे, उनसे ही बिजनेस किया। बड़ी बात है यार, ऐसे बिजनेसमैन यार पाकिस्तान में क्यों नहीं थे यार, सारे इंडिया में ही मिलते हैं हमें, जो बड़ी सोच रखते हैं, देश से प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनके बारे में यार जानकर। इनके जो देख रहे थे कारनामे ना, मतलब जिस जगह पे देखते थे कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है वो बनाओ, ये आदमी काम का है और उसको किसकी ज़रूरत है तो तीसरे को पकड़ दे, अपने वाले को नहीं। तो उसको पता था भाई मैं तीसरे को पकड़ूंगा तो ये दूसरा भी मेरे पास आ जाएगा। तो ये सोच हमें पता चली, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस तरह इनके आइडियाज़ हमें पता चले। और जिस तरह ये डॉक्टर विवेक सर हमें जो तरीके से बताते हैं ना, बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और ये जो बातें हैं ना, ये किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये मोटिवेशनल जो स्पीकर है ना, माशाल्लाह भाई, इनका अंदाज़ ऐसा है ना कि हमें सारी बातें पता चल जाती हैं। और धीरू भाई अंबानी को सलाम है यार, मसालों से शुरुआत की भाई। ये छोटे छोटे मसाले कभी अरब को देते थे, कभी यूरोप को देते, फिर उसी चीज़ से फ़ायदा लिया, ब्रांड का नाम इस्तेमाल करते, बड़ा बड़ा नाम उसका यूज़ करते, और पक्के होते थे, कैसे फजूल खर्ची नहीं करते थे। तो वरना तो शुरू में जिसको थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती है तो वो पैसे भाई लुटाता है और अयाशी करता है। डॉक्टर ने भी बोला भाई, फिर जो अयाशी करता है बाद में वो फिर गिर भी जाता है। लेकिन धीरू भाई को यार सलाम है यार। और आज उनके बेटे भी देखो किस तरह काम कर रहे हैं यार, पूरे भारत में उनका नाम है। उनका बिजनेस जिस तरह भाई शुरू हुआ ना भाई, पूरे भारत को उन्होंने चमका दिया है। और मौका देते थे, कहते थे भारत में और भी अंबानी हो, एक ना हो, वरना एक बनता है तो दूसरे को गिराता है। लेकिन इनकी सोच को यार सलाम। दोस्ती करते थे लोगों से, प्यार मोहब्बत के साथ उनको मोटिवेट करते थे। तो आज यार धीरू भाई अंबानी जी के बारे में जानकर हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अंदर से हमारा मोरल भी एकदम हाई हो गया, हम भी एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अपने मुल्क के लिए कुछ करें भाई, मज़ा आ गया। सही बात है यार, आज डॉक्टर जो विवेक बिंद्रा है ना, बड़ी अच्छी स्टोरी लेकर आते हैं भाई। हकीकत जो हमें सामने है, हम सबको समझाते हैं भाई, क्या जोश है डॉक्टर में भाई। धीरू भाई अंबानी है भाई, इसकी जो कामयाबी है ना, बड़ा दिमाग का तेज है भाई। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ भाई, ये अनपढ़ जो थे ना, जो नहीं पढ़ते, उनके लिए बड़ी भाई कहानी है। नहीं पढ़े तो क्या हुआ, देखो भाई कितना दिमाग का तेज है। हर चीज़ में अगर कोई एनालाइज करते हैं भाई, अगर इसका क्या होगा, हर चीज़ अपनी बना लेते हैं भाई साहब। मैं मज़ा आ गया इसकी कहानी सुनकर ना। धीरू भाई अंबानी भाई जिंदाबाद, मज़ा दिला दिया। ऊपर से जो यमन के सिक्के थे भाई, उनकी करेंसी बेच बेच के शुरुआत वहाँ से की भाई, वहाँ से करेंसी बेच कर भाई साहब, क्या ये भी एक कामयाबी है भाई। कैसे भी करके कैसे बना भाई बड़ा आदमी। ये जो एक एक स्टोरी है ना भाई, ये मैं दोबारा देखूंगा और ये अपने आप पर अपनाऊंगा भाई। और जो हमारे लोग हैं ना, उनको दिखाऊंगा, देखो ये नो स्टडी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से भाई, ये देखो ये इन पर काम करो। हैरान कर दिया कैसे। और ऊपर से अभी देखो ये जो है धीरू लाल अंबानी की जो बेटा है भाई, मुकेश अंबानी, और इसकी जो बहू, इसकी ये बेगम साहिबा है, अभी वो सारा पैसा लुटा रही है भाई। उसने एक एक रुपया जोड़ कर इतना बड़ा भाई बिजनेस बनाया, और इनकी बहू बेटे सारे लुटा रहे हैं भाई साहब। वो देखो बिजनेस क्लास भी सीट नहीं लेते एरोप्लेन में भाई, कहते भाई नहीं पैसे बचाओ, बड़ा बिजनेस करना है। तो भाई मज़ा आ गया आज धीरू लाल अंबानी के बारे में जानकर। एक तो अमीर तरीन हमारे पास होता है ना यार, ये सारे इंडिया के पास है। किस ब्रांड का मैं आपको नाम बताऊं भाई, मज़ा दिला दिया इन्होंने, ज़बरदस्त। हमें आज तो मज़ा आ गया देखकर, खासकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की है ना, जो जोशीली है ना तकरीर, वो बताते हैं ना बिजनेस के लिए, धीरू अंबानी के लिए भाई कितनी उस बंदे ने स्ट्रगल की और कहाँ से मसालों से शुरू किया। शुरू से ऐसा किया, पूरे जितने भी बिजनेसमैन हैं ना भाई, दूसरे वाले को नहीं तीसरे वाले को पकड़ो, वो खुद ब खुद आ जाएगा। ये वाली है ना, ये वाली टेक्नोलॉजी है ना, ये बंदे किसी में कम होती है। पर शुरुआत उसने है ना यमन से की, उसके ही सिक्के बेच कर
बाहर लोगों से वही अपने ही पैसा लेकर निकल आया, वो भी परेशान हो गई, ये क्या हो गया। आज भी देखो पूरी दुनिया में इसका नाम है भाई, धीरू अंबानी का और मुकेश अंबानी का। ऐसा बिजनेस मेरे हो ना पाकिस्तान में होता तो और मज़ा हो जाता। ऐसा हमारे पास होता ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा, जो हमारे बंदों को वही ना जोश वाली तकरीर बता रहे ना, बंदा ही गुम हो जाता। नहीं सीधा है ना भाई, बताता है ऐसा तकरीर, ऐसे जोश वाली अपने ही बंदों हिंदुस्तान में भाई बिजनेस करे सारे जितने भी गरीब लोग हैं। मुकेश अंबानी ने पूरे का पूरा भाई आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, आपका ही कारोबार है, ये है ना पूरे का पूरा पैसा उनका ही इन्वेस्ट किया। और जिस होटल में रहते उसी उसका कमरा ही नहीं लिया भाई, पूरे का पूरा बस बाहर में चाय में निपटा डाला जितने भी सारे बिजनेसमैन थे भाई। ऐसा दिमाग होना चाहिए भाई। आज की जो वीडियो थी ना बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं भी समझ गया भाई। हाँ भाई, अंबानी ने ये सबसे अच्छा काम किया कि उस होटल अशोक जो होटल थी ना, उस होटल में उसी ने कमरा नहीं लिया। और ये सोचने की बात है, इतना बड़ा अमीर आदमी बिजनेस कर रहा है, पूरी भारत में छाया हुआ है बिजनेस करने में, लेकिन उसी ने कमरा एक भी नहीं लिया होटल में। वो मैनेजर को है ना अपना दोस्त बना लिया, जब भी आ रहा है गिफ्ट लेके आ रहा है। वो उनको जो है ना जितनी भी फोने आ रही है तो वो मैनेजर उनका नंबर लिखकर उन्हें दे रहे थे। तो ये यार बड़ी बात है, बड़ा आदमी और पैसे की भी बचत। हम तो उसे कहते हैं कि भाई ये कंजूस है, पैसे की बचत कर रहा है। तो अंबानी ने तो यार सही किया ना, पैसे तो ऐसे थोड़ी आते हैं हाथों में, पैसे को इकट्ठे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अंबानी ने यार ये बड़ी मेहनत की, और उसी ने जो है ना एक कंपनी खोली एक चीज़ की, तो उसी से ना 4 चीज़ बना ली। ये उसका जो है ना आगे ले जाने बिजनेस को, ये बड़ा उसका जो है ना अख्तियार है, ये बड़ी मेहनत है उनकी। तो खुद जो है मेहनत करता था, जो है ना एक चीज़ को जो है ना उससे 4 चीज़ बनाना उसकी जो है ना, ये सबसे बड़ी तरजीह वाली बात है। ऐसे तो नहीं है पैसे फोकट में नहीं मिलते हैं कि यार भाई बस मैं गया एक चीज़ लेके गया पैसे लेके आया, नहीं। मैं जो है ना अंबानी ने बड़ी मेहनत की है, उसी वजह से जो है ना उसे इतना जो है ना पैसा, आज के जो है ना वक्त में वो अरबों डॉलरों का मालिक है अंबानी ग्रुप। तो ये बड़ी बात है यार हमारे लिए, और हम तो यार यही चाहते हैं कि यार नाम लेना ही बड़ी बात है। इतने बड़े अमीर तरीन लोग है ना, तो यार वो सब इंडिया में, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। यार जलो या जले ये बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत में ये सब लोग हैं। हमारे यहाँ होते तो अपना मुल्क ही छोड़ के चले जाते, बैरूनी मुल्क में बैठे होते, वहाँ पे कारोबार करते। जैसे अब है हमारे जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो सब जो है ना बैरूनी मुल्कों में जो है ना अरबों डॉलरों की कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते पैसे। उनको पता है हम यहाँ जाएंगे लूट जाएंगे। जो भी यहाँ हमारे यहाँ इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, बड़ी बड़ी डिग्री वाले होते हैं ना, वो सब बाहर चले जा रहे हैं। वाहिद मुल्क जो है ना हमारे एशिया में जो है ना भारत है, जहाँ ये सब लोग अपने ही मुल्क में हैं। ये यार बड़ी बात है, और इनकी वजह से जो है ना आज भारत का नाम रोशन है। सैल्यूट करते हैं, हाँ बिल्कुल, इनकी यार मेहनत है। और ये भी एक बात थी ना कि हमारे वाले जो है ना वो इस तरह की सोच नहीं रखेंगे भाई। वो बोलेंगे कि पाकिस्तान में अगर रखेंगे तो यहाँ पे लूट लेंगे। और एक हमारा बंदा गोल्ड मेडल जीत के आया, उस पर ही टैक्स लगा दिया। वो गोल्ड मेडल जीत के आया, उसको इनाम मिला है, नहीं जो इनाम मिला है भाई उसके 30% हमें दे दो। तो कौन करेगा हमारे यहाँ? तो ऐसी पॉलिसी है हमारे यहाँ। बाकी इंडिया में भाई उसकी कदर है, जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। बहुत अच्छा लगा धीरू भाई अंबानी के बारे में जानकर, मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।